जय हिंद दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि यह मानसून शब्द क्या है, यानी कि मानसून मतलब क्या होता है और भारत में यह किस रास्ते से आता है और यह मानसून कितने प्रकार का होता है और सबसे पहले कहाँ टकराता है और सबसे लास्ट में कहाँ टकराता है और सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय वाले क्षेत्र यानी कि मानिसराम में सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों हो जाती है और सबसे कम वर्षा ऊपर वाले क्षेत्र यानी कि लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा क्यों होती है और यहाँ पर राजस्थान वाला क्षेत्र हमेशा सूखा ही क्यों रह जाता है, ठीक है, और सबसे पहले केरल में ही क्यों टकराता है। तो यह सब जितने भी मानसून से संबंधित प्रश्न हैं, ठीक है, वह सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे और जानेंगे कि मानसून होता क्या है और भारत में मानसून कितने प्रकार से आता है। टोटल मानसून 3 प्रकार से आता है, वह तीनों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है, तो यह अभी हम आएंगे यहाँ पर तब बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो और वीडियो को ये लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को ख़त्म होते होते आपको मानसून से संबंधित सारे भी जितने भी डाउट हैं सभी क्लियर हो जाएंगे मानसून से संबंधित, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मानसून क्या होता है। मानसून, ठीक है, मानसून मतलब देखिए कुछ नहीं होता है। मानसून मतलब बस समझिए आसान भाषा में बादल होता है, क्योंकि अक्सर हमने सुना होगा कि मानसून आ रहा है, मानसून आएगा, ठीक है, या फिर मानसून आने की संभावना है। तो मानसून मतलब क्या होता है? मानसून मतलब होता है बादल, ठीक है, आसान भाषा में मानसून मतलब बादल। और बादल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वर्षा वाला बादल और एक तो होता है बिना वर्षा वाला बादल, ठीक है। तो देखिए मानसून मतलब मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दिशा बदलने वाली हवा, ठीक है, दिशा बदलने वाली हवा। और इसको सबसे पहले बताया था हिप्पालस ने। कौन बताया था? हिप्पालस ने। अब देखिए हिप्पालस कौन है? तो यह हर्षवर्धन के समय का एक पर्यावरण मतलब हर्षवर्धन के समय का एक था वैज्ञानिक का मानसूनविद था, यानी कि मानसून के बारे में जानकारी देता था। सबसे पहले इसे हिप्पालस ने बताया, लेकिन उसके कुछ साल बाद यानी कुछ 100 साल बाद किताब में वर्णन किसने किया? अल मसूदी ने। तो ठीक है, ये तो रही बेसिक बात मानसून के बारे में। अब देखिए इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक बातों पहले समझते हैं। देखिए आपके सामने यह दिख रहा होगा पर्वत, ठीक है, यह उठा वाला भाग है पर्वत, ठीक है। और मानसून मान लीजिए इस साइड से आएगा, तो जिधर से मानसून आएगा, ठीक है, पर्वत के मान लीजिए इस साइड से मानसून आएगा तो इसे हम लोग कहते हैं पवनाभिमुख वर्षा। इस वाले क्षेत्र में वर्षा होगी मानसून आने से, तो इसे हम लोग कहेंगे पवनाभिमुख वर्षा। मानसून आने के बाद वर्षा क्यों होता है? देखिए मानसून से वर्षा नहीं होता है, मानसून जब कहीं टकराएगा तब वर्षा होगा, ठीक है। तो यह पर्वत है, मान लीजिए इधर से आके मानसून टकराया और इधर ही वर्षा हो जाएगी, तो इसे हम लोग कहेंगे पवनाभिमुख वर्षा। यह देखिए पर्वत से जब टकराता है तो लगभग 80% पानी इधर ही बरस जाता है। और पर्वत के दूसरी साइड, ठीक है, उस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, नहीं होती है मतलब होती है बहुत थोड़ी सी होती है, यानी कि 20%। तो कई बार यह प्रश्न आएगा कि वृष्टि वाले छाया क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, तो नहीं होती है कहा जाएगा, लेकिन उसका मतलब होता है कि बहुत कम होती है, थोड़ी मात्रा में होती है। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, तो हम लोग के अक्सर घर परिवार में होता है, तो हम लोग कहते हैं वो पढ़ाई नहीं करता है। तो पढ़ाई नहीं करता क्या मतलब? एकदम नहीं करता है, करता है लेकिन कम करता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? पढ़ाइयाँ नहीं करता है। तो उसी तरह से हम बार बार शब्द आएगा कि वृष्टि छाया वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। तो नहीं होती है मतलब कि होती है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, ठीक है। तो वृष्टि छाया वाले क्षेत्र में 20% ही वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा टकराने के पश्चात जो भी छिटपुट बरसाएगा, मतलब छिटपुट ऊपर से थोड़ा बहुत भाग भूग के चल जाएगा, तो वही इधर वर्षा होगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा समझते हैं फेरल का नियम। देखिए फेरल का नियम क्या है? तो फेरल का नियम कुछ नहीं है, मान लीजिए यह ग्लोब है पृथ्वी अपनी, तो यह 0 डिग्री की लाइन है और यह ऊपर 23 डिग्री यानी कि कर्क रेखा हो गया या मकर रेखा हो गया, ठीक है। तो फेरल महोदय ने बताया था कि हवाएं जब आएंगी भूमध्य रेखा साइड से, मतलब इस साइड से, तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। फेरल महोदय ने बस इतना बताया कि हवाएं आएंगी तो उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड यानी कि दाहिने तरफ झुक जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट तरफ की झुक जाएंगी, ठीक है। यही है फेरल का नियम, ऐसे इसको इस तरीके से बनाकर समझ सकते हैं, ठीक है। इधर से हवाएं आएंगे तो राइट झुक जाएंगी, इधर से लेफ्ट। तो यही है फेरल का नियम, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं वर्षा के प्रकार, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वर्षा के प्रकार, यानी कि पूरे भारतवर्ष में वर्षा कितने प्रकार से होती है। तो देखिए पूरे भारतवर्ष में वर्षा 3 प्रकार से होती है। एक तो होती है गर्मी में वर्षा, ठीक है। गर्मी देखिए अब आने वाला है तो जून से स्टार्ट हो जाएगा, इसको बेसिकली 1 जून से माना जाता है, ठीक है। कभी कभी मई लास्ट में आ जाता है या फिर जून के फर्स्ट वीक में आता है। लेकिन इस समय जो वर्षा हो रही है चक्रवात यश के कारण, यह चक्रवाती वर्षा है, ठीक है, यह मानसूनी वर्षा अभी नहीं है।
तो इसे हम लोग कहते हैं बरसात 3 प्रकार की होती है। पहली होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो मान लीजिए ये देखिए हम लोग 4 दिशा बना दिए, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण। तो क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि दक्षिण से आएगा और पश्चिम से, यानी कि इस साइड से आएगा। इस साइड से आने वाले मानसून को हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यह वाला मानसून जो आता है गर्मी के दिनों में आता है, जून से स्टार्ट हो जाता है, और लगभग पूरे भारत में 80% वर्षा इसी वाले मानसून से होती है, दक्षिण पूर्व मानसून से। और होता है 17% वर्षा लौटते हुए मानसून से, ठीक है। यह सितंबर से दिसंबर, यानी कि ठंडी के महीने में होती है, इससे लौटते हुए मानसून से वर्षा। और पश्चिमी विक्षोभ यह भी दिसंबर, यानी कि जनवरी फर्स्ट वीक में होती है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा, ठीक है। तो यह थोड़ी बेसिक बात है। अब हम लोग समझते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है। उससे पहले यहाँ पर आइए, देखिए यह है पूरे भारत का नक्शा, ठीक है। तो देखिए हम लोग चीना खींच दिया, अगर इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से ही आएगा। तो हम लोग पहला क्या पढ़ रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो इधर से आने वाले मानसून को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि अपना भारत इधर है तो मानसून किधर से आएगा, इधर से आएगा मानसून। तो इस वाले मानसून को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, यह सबसे पहले कहाँ आता है, केरल में। देखिए यहाँ पर है केरल, ये वाला राज्य। तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो सबसे पहले टकराता है केरल में। देखिए इस साइड से मानसून आएगा तो सबसे पहले कहाँ टकरा जाएगा, केरल में। और केरल से टकराने के बाद, यानी कि केरल के मालाबार तट से टकराने के बाद, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्षा, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे पहले वर्षा कहाँ कर देता है, केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा वर्षा कर देता है। और यहाँ टकराने के पश्चात, देखिए इस वाले मैप में, ठीक है, देखिए यहाँ से आया मानसून तो सबसे पहले टकरा गया केरल में। और केरल में टकराने के पश्चात यहाँ तो वर्षा करेगा ही, और यहाँ से इसकी 2 शाखाएं बढ़ जाएंगी। एक शाखा चल जाएगी इधर बंगाल की खाड़ी में, और एक शाखा टकरा के यहाँ से ऊपर मुड़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आप लोग पहले सोच रहे होंगे कि यह काला काला क्या बना है, तो पहले काला काला वाला क्लियर कर देते। देखिए यह वाला जो पहाड़ है, यह कौन सा पर्वत है, यह है राजस्थान में। कौन सा पर्वत है, माउंट आबू, ठीक है, वह वाला पर्वत है राजस्थान में। और यहाँ पर है कच्छ का, ठीक है, गिरी पर्वत, कच्छ राजस्थान में गिरी पर्वत। और यह वाला जो है, यह है पूरा पश्चिमी घाट। और यह वाला जो छिटपुट तरीके से है, यह है पूर्वी घाट, ठीक है। यह वाला है पूर्वी घाट और यह है पश्चिमी घाट। और देखिए यहाँ पर है विंध्याचल रेंज, यानी कि विंध्याचल वाला पर्वत। और यहाँ पर है विंध्याचल के बाद नीचे सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत है। और यह वाला जो हम दिख रहा है, यह है, इसे हम लोग कहते हैं हिमालय वाला भाग है, हिमालय का शिवालिक रेंज, यानी हिमालय वाला रेंज है। और यहाँ पर दिख जाएगा हम लोग को, देखिए छत्तीसगढ़ में पठार पर्वत दिख जाएगा, और यहाँ पर पर्वत दिख जाएगा, ठीक है। ये कौन सा पर्वत है बताइए। और इसके बाद यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए मेघालय में गारो खासी जयंतिया, और उसके बाद यहाँ पर मिजोरम में मिजो पर्वत, और नागालैंड में नागा पर्वत। और ऊपर हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ पर पीर पंजाल और धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये सब पर्वत है, ठीक है। अब देखिए वर्षा जो है, हमेशा जब भी वर्षा होगी तो पर्वतों से टकरा कर ही वर्षा होगी, तो हमने पहले बता दिया। देखिए ये सब पर्वत है। अब मानसून को पढ़ते हैं। देखिए मानसून आया, केरल से टकराया, केरल से टकराने के बाद यहाँ से इसकी 2 शाखा बढ़ जाएगी। एक शाखा बढ़ जाएगी अरब सागरीय शाखा, यानी कि यह इस वाले भाग में जाएगी तो अरब सागरी वाली शाखा, और इधर बढ़ जाएगी तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है। तो इधर कौन सी शाखा है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो बंगाल की खाड़ी वाला शाखा को अभी हम रोकते हैं, पहले अरब सागर वाली शाखा को पढ़ लेते हैं कि मानसून कैसे कैसे कहाँ जाएगा। देखिए मानसून बेचारा आया और केरल के मालाबार तट से टकरा करके यहाँ पर ज़बरदस्त मूसलाधार वर्षा करता है। कहाँ पर, केरल में। और मूसलाधार वर्षा के कारण केरल की जो मिट्टी है, देखिए मान लीजिए केरल की जो मिट्टी है, उसकी जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो मिट्टी नीचे चले जाते हैं। इसको इस प्रकार से समझिए, उदाहरण से मान लीजिए कोई बाल्टी या गमले में ले लीजिए आप मिट्टी, ठीक है, और ऊपर से खूब हरा रहा है कि, यानी कि खूब तेज़ी से पानी गिराइए, तेज़ी से इसमें मूसलाधार वर्षा कराइए, तो आप लोग देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे जो मिट्टी के मोटे मोटे कण हैं ऊपर ही रह जाएंगे, और मिट्टी का जो छोटा छोटा कण है वह आ जाएगा इसके पेदी में, यानी नीचे वाले भाग में आ जाएगा छोटा छोटा कण, और ऊपर वाले भाग में बड़ा बड़ा कण हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं लिंचिंग,
क्या कहते हैं, लीचिंग क्रिया कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, केरल में, ठीक है। केरल में सबसे ज़्यादा लीचिंग की प्रक्रिया होती है। इसमें मिट्टी के छोटे छोटे कण नीचे चले जाते हैं और मिट्टी का मोटा मोटा कण जो रहता है ऊपर ही रह जाता है। इस प्रोसेस से बनी मिट्टी को हम लोग लेटराइट मिट्टी कहते हैं, ठीक है, लेटराइट मिट्टी यानी कि लेटराइट मिट्टी कहते हैं। अब लेटराइट मिट्टी में देखिए क्या क्या बढ़िया होता है। एक तो चाय की फसल बढ़िया होगी, बागान की फसल बढ़िया होगी, काजू होगा, बादाम, मसाला। इसीलिए केरल में सबसे ज़्यादा चाय नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा मसाला, काजू और बागान की फसलें केरल में मुख्य रूप से होती हैं। क्यों, यह लीचिंग प्रोसेस है। यहाँ पर जो मानसून टकराता है, मूसलाधार बारिश करता है और इसमें छोटे छोटे कण नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर बड़े बड़े कण रह जाते हैं। इसीलिए जो नारियल वारियल वगैरह होता है ना, वह सब केरल में ज़्यादा पाया जाता है। केरल में उसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं और ऊपर जो मिट्टी के मोटे कण उसमें मजबूती से जकड़ लेती हैं और नीचे जो छोटे छोटे कण वहाँ से अपना पानी लेकर के टिकी रहती हैं उसी के सहारे। इसीलिए केरल में ज़्यादा पाया जाता है लीचिंग प्रोसेस से, ठीक है। तो लीचिंग प्रोसेस क्या हुआ हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए यह मानसून यहाँ से टकरा कर चला, ऊपर चला और ऊपर चलने के बाद यह पश्चिमी घाट में जितने भी राज्य पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर कर्नाटक हो गया, ठीक है, इससे पहले थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब में वर्षा करते हुए चलता है और मानसून आकर के यहाँ पर गिरि पर्वत से टकराता है। देखिए मानसून आया और मानसून आने के पश्चात केरल से टकराने के बाद यहाँ पर गिरि पर्वत में टकराएगा, यहाँ पर गुजरात वाले क्षेत्र में। और यहाँ टकराने के पश्चात यहाँ से 3 शाखा में बढ़ जाएगा मानसून। एक चल जाएगा इधर पाकिस्तान साइड वाले में, ठीक है, और एक आ जाएगा इसमें, देखिए यह चिन्ह देख रहे हैं ना, नर्मदा घाटी में चल जाएगा। नर्मदा घाटी में मानसून जाकर फंस जाएगा, क्योंकि देखिए इधर भी एक पर्वत है, ठीक है, इधर पर्वत और इधर विंध्याचल, इधर सतपुड़ा और इधर भी पर्वत। मानसून को निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, बेचारा इसमें फंस जाएगा। और यहाँ पर मूसलाधार जम के वर्षा होती है नर्मदा नदी में। इसीलिए गर्मी के दिनों में नर्मदा नदी एकदम उफान पे रहती है। इसको तबाही वाली नदी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेचारा मानसून इसमें फंस जाता है और निकल नहीं पाता है। निकल ना पाने के कारण इसमें खूब बहुत तेज़ी से वर्षा होती रहती है। और मानसून आकर के यहाँ गिर पर्वत में टकराएगा और गिर पर्वत में टकराने के बाद इसका जो पीछे वाला भाग है, देखिए गिरि पर्वत ऐसे है, तो यहाँ पे टकराया तो इसके पीछे वाला भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाएगा। वृष्टि छाया क्षेत्र में हम लोग जानते हैं वर्षा बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है, 20% वर्षा होती है। तो इसीलिए यह जो कच्छ वाला एरिया है यह बंजर यानी कि मरुस्थल जैसा हो जाता है। कच्छ का मरुस्थल हम लोग सुने हैं ना, तो कच्छ वाले क्षेत्र में बारिश नहीं होती। क्यों, क्योंकि यह जो गिरि पर्वत है, यहाँ पर जो काला वाला है यही है गिरि पर्वत। गिरि पर्वत मानसून को रोक लेता है अपने पास ही। अब देखिए मानसून यहाँ टकराया, मानसून खत्म तो नहीं होगा। अब इसका मानसून मतलब मानसून एक चला गया नर्मदा घाटी में, एक चला गया इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। अब मानसून बचा हुआ जो मानसून है यह आएगा यहाँ पर राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है। देखिए राजस्थान वाले क्षेत्र में आएगा और यहाँ पर कौन सा पर्वत है यह बताइए, राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में यह जो अरावली पर्वत है यह, ठीक है, यह अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत तो इसके ठीक समानांतर पड़ती है। देखिए यह है अरावली पर्वत और इधर से ही जब वर्षा जाए, देखिए अलग पेज पे समझिए, देखिए अरावली पर्वत ऐसे पड़ जाता है, ठीक ऐसे, और मानसून इधर से आएगा इधर से, ठीक है। तो मानसून जब इधर से आएगा तो इसमें मानसून सीधे सीधे पार हो जाएगा। अब पार हो जाने के कारण यहाँ पर यह जो पर्वत है अरावली, अब मानसून इसके समानांतर पड़ता है। समानांतर पड़ने के कारण मानसून इससे पार होकर के निकल जाता है। इसी कारण राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती, ठीक है, राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती और राजस्थान का जो क्षेत्र है बंजर ही रह जाता है। राजस्थान थार का मरुस्थल है राजस्थान में, उसमें वर्षा होती ही नहीं। क्यों, क्योंकि यह जो मानसून के ठीक समानांतर पड़ जाता है, ठीक है। यह कौन सा पर्वत हमने माना, अरावली रेंज, ठीक है। तो मानसून देखिए राजस्थान से होकर के निकल जाती है। अब मानसून निकलने के पश्चात यहाँ पर पहुँचती है दिल्ली में, ठीक है। इसमें बहुत हौच पौच हो गया, पहले हम इसको मिटाते हैं। देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से देखते हैं। देखिए मानसून इधर आया, इधर केरल में टकराया, केरल से टकराने के बाद मानसून की एक शाखा चली जाती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और एक रह जाती है अरब सागर वाली शाखा। अरब सागर वाली शाखा पश्चिमी घाट से टकराते हुए इधर वर्षा करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। ऊपर बढ़ने के साथ यहाँ पर राजस्थान नहीं, गुजरात में देखिएगा यहाँ गिर पर्वत से टकराने के बाद यह इधर चल जाती है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में जम करके वर्षा करती है और इसकी एक शाखा चली जाती है ऊपर यानी पाकिस्तान वाली साइड में। और इसका राजस्थान में जो गिर पर्वत है इसका पीछे वाला भाग पड़ता है वृष्टि छाया में।
वृष्टि छाया में पड़ने के कारण राजस्थान का या जो गुजरात राजस्थान बार बार करें गुजरात के इस वाले एरिया में, कच्छ वाले एरिया में बारिश नहीं हो पाती। उसके बाद मानसून बढ़ता हुआ आता है। मानसून यहाँ पर अरावली पर्वत के समानांतर पड़ जाता है, इसीलिए अरावली पर्वत में वर्षा यानी कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, राजस्थान में वर्षा न होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर यह जो अरावली पर्वत इसके समानांतर पड़ जाता है। उसके बाद बारिश आती है यहाँ पर दिल्ली में। दिल्ली में देखिए अरावली पर्वत का ही टूटा फूटा रूप है रायसीना की पहाड़ी। ठीक है, दिल्ली में, तो दिल्ली में आने के पश्चात यहाँ पर जम के वर्षा होती है। राजस्थान में अरावली के पर्वत के टकराने के बाद रायसीना की जो पहाड़ी है उससे टकराती है। रायसीना की पहाड़ी वही जहाँ राष्ट्रपति बैठते हैं। ठीक है, वह टूटा फूटा रूप है, यानी कि मान के चलिए क्या कहते हैं, घिसा हुआ रूप है पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी। यहाँ टकराने के बाद वर्षा होती है और उसके बाद मानसून चला जाता है। देखिए यहाँ पर दिल्ली में टकराने के बाद मानसून चला जाता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के धौलाधार श्रेणी से टकरा करके बहुत ज़बरदस्त वर्षा होती है धर्मशाला में। ठीक है, धर्मशाला में बहुत ही ज़बरदस्त वर्षा होती है हिमाचल प्रदेश की। वहाँ पर वर्षा होने के पश्चात मानसून यहाँ पर थोड़ा पंजाब में आ जाता है और पंजाब में सबसे लास्ट में आता है मानसून। ठीक है, तो सबसे लास्ट में मानसून कहाँ आता है, पंजाब में, और सबसे पहले कहाँ आया था, केरल में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह जो अरब सागर वाली शाखा है यह क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कि इधर जो बंगाल की खाड़ी में एक शाखा आ रही है, तो बंगाल की खाड़ी में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यह शाखा आ रही है बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए बंगाल के फेरल महोदय ने नियम क्या दिया था कि हवाएं जो उत्तरी गोलार्ध में हैं वह राइट साइड की झुक जाएंगी। तो इधर से हवाएं आती रहती हैं, आने के पश्चात यहाँ पर पर्वतों से टकरा कर थोड़ी बहुत वर्षा करती हैं और आते आते यहाँ पर आ जाती है मेघालय में गारो खासी जयंतिया। यह दिख रहा है ना मेघालय, तो गारो खासी जयंतिया में आ करके बहुत ही ज़बरदस्त वर्षा करती हैं। अब गारो खासी जयंतिया में सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होता है, तो इसका कारण भी समझिए। देखिए गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है ना, मुख्य रूप से पहाड़ी ऐसे है कुछ। देखिए यह हो गई गारो और यह हो गई खासी और यह हो गई जयंतिया, कुछ इस प्रकार से पहाड़ी है गारो खासी जयंतिया। तो मानसून आता है, तो मानसून आने के पश्चात यहाँ से पहले जयंतिया पहाड़ी से टकराता है। यहाँ से टकराने के बाद चल जाता है खासी गारो जयंतिया खासी गारो, इसी में अजुरा के रह जाता है मानसून। ठीक है, तो इसीलिए मेघालय वाला जो यहाँ पर मानिसराम क्षेत्र है, मासिनराम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा हो जाती है। तो अब समझ में आया कि सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में क्यों होती है, क्योंकि जो मानसून आता है तो गारो खासी जयंतिया का पहाड़ी कुछ त्रिभुज इस तरह से है और यहीं पर मानसून फंस करके अपना सारा पानी गिरा देता है और इसका पानी जो भी बचता है वो ऊपर वाले क्षेत्र में चल जाता है। मिकिर की पहाड़ियाँ हो गई अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वहाँ पर बरसता है कुछ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर मानसून सब, अब तो पता चल गया सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में क्यों होती है। उसके बाद देखिए मानसून टकराता है यहाँ से जयंतिया पहाड़ी टकराने के पश्चात और यहाँ पर एक पर्वत है, इस पर्वत का क्या नाम है बताइए जल्दी, राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ से टकराने के पश्चात मानसून थोड़ा सा मुड़ जाता है उत्तर प्रदेश वाले साइड में, यानी यूपी बिहार पश्चिम बंगाल वाली शाखा में। यहाँ से आने के पश्चात मानसून मुड़ जाता है इस पहाड़ियों से टकरा कर, कुछ गारो पहाड़ी से टकराता है और कुछ राजमहल की पहाड़ी से टकरा के मानसून मुड़ जाता है। मानसून मुड़ जाता है तो यूपी बिहार में मानसून होते हुए आता है, तो यूपी बिहार में वर्षा होती है। देखिए मानसून का पूरा खेला समझिए। मानसून सबसे पहले कहाँ पर आया, एक इसकी शाखा आई अरब सागर वाले भाग में इधर और दूसरी शाखा आई इधर। इधर आने के पश्चात यहाँ से राजमहल की पहाड़ियाँ और गारो की पहाड़ियाँ से टकरा करके मानसून चला गया यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में, और इधर बारिश होते होते, ठीक है, इस मानसून से इस साइड बारिश होते होते आ जाता है फिर दिल्ली में, और दिल्ली में फिर मानसून टकरा जाता है। तो देखिए इधर एक अरब सागर वाली शाखा इधर से भी जाकर मानसून दिल्ली में टकराया और इधर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इधर से भी जाकर के मानसून दिल्ली में टकराया। तो दिल्ली में दोनों ओर से मानसून जाकर के मिल जाते हैं। ठीक है, दिल्ली में जो है दोनों ओर से मानसून जाकर मिल जाते हैं, इसीलिए दिल्ली में पूरा चाँप की वर्षा होती है। हम लोग अक्सर सुनते होंगे कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भारी वर्षा हुई, क्यों, क्योंकि हमने बता दिया। देखिए इधर से भी मानसून पहुंचा दिल्ली में और इधर से भी दिल्ली में, अब दोनों ओर से टकराएगा तो दिल्ली बेचारी क्या करेगी, दिल्ली में हो जाता है बहुत चाँप के, मतलब पूरा झकझोर झमाझम वर्षा। तो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वर्षा क्यों होती है समझ में आ गया। देखिए अब वर्षा पहुंच चुकी है दिल्ली, और दिल्ली के बाद यहाँ पर पंजाब में सबसे लास्ट में वर्षा होती है।
तो यह तो हो चुका 80% वाला मानसून। हमने देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, मानसून 80% दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो 80% वर्षा हमने करा दिया दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब बारी है लौटते हुए मानसून की। अब देखिए मानसून पहुंचने के बाद मानसून लौटेगा ही। देखिए अब कोई भी जाए, अगर आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय से लौटेंगे ही, तो मानसून जाता है तो अब मानसून को भी लौटना पड़ेगा। अब क्यों लौटता है, तो लौटने का कारण भी समझिए। देखिए ठीक है, तो इस तरह हमने पढ़ लिया कि 80% वर्षा भारत में कैसे होती है। अब जो बची 20% वर्षा, अब 20% वर्षा को हम इस वीडियो में अगर पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा काफ़ी लंबा। तो यह जो 17% लौटते हुए मानसून से वर्षा है और 3% पश्चिम विक्षोभ से वर्षा है, इसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, इसका एक पार्ट आएगा पार्ट 2, उस वाले भाग में हम लोग यह दोनों वर्षा पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा मानसून समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आया तो दोस्तों के पास शेयर भी किया करें। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें पढ़ेंगे बाकी की वर्षा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चली जाती है यहाँ पर एक, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा गई यानी कि बे ऑफ बंगाल वाली शाखा, और यहाँ पर एक आई अरब सागर वाली शाखा। यहाँ पर केरल में टकराने के बाद सबसे ज़्यादा वर्षा कर देती है, सबसे पहले वर्षा कर देती है। फिर मानसून टकरा कर आया था वापस, और ऊपर आने के पश्चात, मतलब ऊपर आने के साथ साथ यहाँ पर टकराया था गिरि पर्वत से। गिरि पर्वत का पिछला भाग पड़ जाता है वृष्टि छाया वाले क्षेत्र में, तो इधर वर्षा नहीं होता। हम लोग सुने होंगे कच्छ की खाड़ी में वर्षा मतलब कच्छ का मरुस्थल। और उसके बाद यहाँ पर एक शाखा इसकी आ जाती है नर्मदा वाले क्षेत्र में। यह देखिए अजंता की पहाड़ी अभी को याद है। ठीक है, दिमाग से उतर जाता है कभी कभी, अजंता वाली पहाड़ी। और एक शाखा आ जाती है यहाँ नर्मदा और विंध्याचल वाली भाग में, तो यहाँ से मानसून निकल नहीं पाता और यहाँ पर खूब मूसलाधार वर्षा होती है। और एक शाखा इसकी चली जाती है यहाँ पर अरावली वाली रेंज में। तो अरावली समानांतर पड़ता है, इसीलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। पहुँच जाता है दिल्ली में। दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी यहाँ से टकरा करके ज़बरदस्त वर्षा करता है, और उसके साथ टकराने के पश्चात ऊपर चला जाता है। ऊपर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी से टकराता है, और धौलाधार श्रेणी से टकराने के बाद यहाँ पर धर्मशाला में खूब जमकर वर्षा होती है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। ठीक है, धौलाधार पर्वत से टकराने के बाद, और लास्ट में पहुँचता है पंजाब में। ठीक है, लास्ट में पहुँचता है पंजाब में। सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, केरल में। और इधर देखिए जो बंगाल की खाड़ी वाला शाखा है, यहाँ से आने के पश्चात, यहाँ से आने के बाद मानसून टकरा जाता है यहाँ पर मेघालय वाले क्षेत्र में, यानी कि गारो खासी जयंतिया क्षेत्र में। और यहाँ टकराने के बाद यहाँ ज़बरदस्त वर्षा करता है, और मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और हमने बताया था कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी का आकार कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो मानसून जाता है और इसी में फंस करके बेचारा यहाँ पर खूब ज़बरदस्त वर्षा कर देता है। उसके साथ ही यह शाखा बंगाल की खाड़ी यानी पश्चिम बंगाल में आने के बाद यहाँ पर पर्वतों से टकरा करके मुड़ जाती है। कौन से पर्वतों से टकराती है, तो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ और यहाँ खासी की, यहाँ टकराने के पश्चात लौट आती है उत्तर भारत वाले क्षेत्र में, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में। यहाँ पर वर्षा करती हुई आती है, यहाँ पर फिर से चली जाती है दिल्ली में, और दिल्ली में ही अरब सागरी वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा का यहाँ पर मिलन हो जाता है। और मिलन होने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त वर्षा होती है। हमने सुना होगा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हुई बहुत ही ज़बरदस्त वर्षा। ठीक है, यह सब होते होते लगभग जून के महीने में प्रवेश किया था मानसून, 1 जून के लगभग। तो जून जुलाई अगस्त मतलब 3 महीने मानसून वर्षा करता ही रहता है, और फिर इसका टाइम हो जाता है लौटने का। ठीक है, तो लौटने का टाइम होता है, तो उसको यहाँ समझिए। देखिए अब मानसून लौटता क्यों है, तो मानसून लौटता क्यों, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, और आज का टॉपिक हमारा यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए और समझिए। देखिए लौटते हुए मानसून से कितने % वर्षा होती है, तो 17% वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। अब मानसून लगभग सितंबर से दिसंबर के महीने में लौटना प्रारंभ कर देता है। क्यों लौटता है, देखिए यह है कर्क रेखा, और यह है 0 डिग्री रेखा यानी भूमध्य रेखा, और यह है मकर रेखा। तो भारत में वर्षा जून के महीने में आती है, यानी कि कर्क रेखा पर जब सूर्य रहता है तब भारत में वर्षा आना शुरू होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब सूर्य नीचे आएगा, यानी सितंबर के महीने में लगभग धीरे धीरे भूमध्य रेखा पर आ जाएगा, तो भूमध्य रेखा पर गर्मी बढ़ना स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे यहाँ पर गर्मी पड़ेगा, तो यहाँ का जो जल है, यानी कि भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में यहाँ का जो जल है भाप बनकर ऊपर उठेगा। अब भाप बनकर ऊपर उठेगा तो इधर, यानी कि जो जून जुलाई अगस्त का सितंबर का महीना इधर है, तो यहाँ से हवाएं इस साइड में आने का प्रयत्न करेंगी, यानी कि सूरज की साइड, इस साइड में। ठीक है, सितंबर के महीने में। तो इसी कारण मानसून जो जून जुलाई अगस्त के महीने में उत्तर भारत में रहता है, धीरे धीरे मानसून अपना दिशा बदलने लगता है,
और दक्षिण की साइड में दक्षिण भारत में आने की कोशिश यानी कि आने लगता है, सितंबर के महीने से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मानसून यहीं से लौटना प्रारंभ करता है और यह जो वर्षा होती है ठंड के महीने में वर्षा होती है। ठंड में वर्षा का कारण लौटता हुआ मानसून है। ठीक है, तो मानसून लौटता कैसे है यहाँ पर देखते हैं। देखिए मानसून इधर था तो मानसून धीरे धीरे लौटना प्रारंभ करता है और यहाँ से राजमहल की पहाड़ियों से टकरा करके मानसून मुड़ जाता है इधर दक्षिण भारत वाले साइड में। और यहाँ जब मुड़ता है तो देखिए मानसून लौटते समय इसकी अधिकतर वर्षा तो ख़त्म हो चुकी रहती है, मानसून सूख जाता है। तो मानसून में केवल आंधी तूफान व बहुत तेज़ी से हवा होता है और यह वर्षा नहीं कराता क्योंकि इसमें पानी ही नहीं बचा रहेगा, पानी बचे हुआ ही नहीं रहेगा तो वर्षा कहाँ से कराएगा। ठीक है, तो देखिए यह राजमहल की पहाड़ियों से टकराता है और यहीं से लड़ करके मुड़ जाता है इस साइड। इस साइड मुड़ने के बाद यहाँ पर उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश का ऊपरी वाला क्षेत्र होगा। इस वाले भाग में आंधी तूफान बहुत ही ज़बरदस्त आता है लेकिन वर्षा नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले तट में लौटते हुए मानसून से वर्षा क्यों नहीं होती है, क्योंकि लौटता हुआ मानसून है बेचारा, पानी उसका ख़त्म हो गया तो वर्षा कहाँ से कराएगा। ठीक है, अब देखिए मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यहाँ पर मिल जाता है, इसे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है और यहाँ से उठा लेता है पानी। ठीक है, यहाँ से पानी उठा लेगा, नमी उठा लेगा और नमी उठाने के बाद इसे यहाँ पर मिल जाएगा तट। तो आंध्र प्रदेश वाला तट और तमिलनाडु वाले तट से टकरा करके पूर्वी घाट से टकरा करके यहाँ पर भी बहुत ही ज़बरदस्त वर्षा करता है आंध्र प्रदेश का निचला वाला हिस्सा और यहाँ पर पूरा तमिलनाडु। तो ठंडी के दिनों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत ही चाँप की वर्षा होती है, बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के निचले हिस्से और तमिलनाडु में। यह सब काम होते होते लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर तक का महीना, नवंबर दिसंबर तक आ जाता है ठंडी में वर्षा। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? ठंडी में होती है, आंध्र प्रदेश के निचले हिस्से और तमिलनाडु में। इसका प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है। और इस वाले तट को हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। तो क्वेश्चन पूछता है कि कोरोमंडल तट में यानी कि कोरोमंडल तट पर वर्षा किससे होती है? तो लौटते हुए मानसून से होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से आने के पश्चात जैसे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है, यहाँ से उठा लेता है नमी यानी कि पानी उठा लेता है, पानी उठाने के साथ यहाँ पर बरस देता है। लेकिन उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं बरसता है? क्योंकि अब मानसून आता है तो इसका पानी तो ख़त्म हो चुका है, बेचारा निछाना झुरा जाता है, छुच्छा जाता है। तो इसीलिए इसमें उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के ऊपरी हिस्से में वर्षा नहीं करा पाता है। ठीक है, और इस घटना को हम लोग मानसून का निवर्तन यानी कि लौटते हुए मानसून को हम लोग मानसून का निवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, और समझ में हमने कई बार बता चुका है लौटते हुए मानसून कारण उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में केवल चक्रवात आते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। और लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर हो जाती है? यही तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ठीक है, और देखिए पीछे कुछ थोड़ा सा छूट गया है, इसे हम बता देते हैं। देखिए हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि वर्षा, देखिए यहाँ पर जो वर्षा आती है यानी कि 80% वाली वर्षा जो हमने पढ़ाया था दक्षिण पश्चिम मानसून से, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और यहीं पर टकरा कर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाले साइड में सभी वर्षा कर देती है। और यहाँ पर जो लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, यहाँ पर वर्षा मानसून आ ही नहीं पाता है। अब जहाँ यहाँ पर आ नहीं पाएगा तो यहाँ पर सूखा क्षेत्र रह जाएगा, लेह लद्दाख वाला एरिया। तो लेह लद्दाख वाला एरिया सूखा ही रह जाता है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, लेह लद्दाख। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में वर्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ तक मानसून आते आते ख़त्म हो जाता है। इतने बीच में ये ऊंचे ऊंचे पर्वत पड़ जाते हैं हिमालय के कि वर्षा सब इधर ही हो जाती है। अब देखिए हम लोग आते हैं अपने आज के टॉपिक में। ठीक है, तो लौटते हुए मानसून से हम लोगों ने वर्षा करा दिया। तो लौटते हुए मानसून से समझ में आ गया होगा कि वर्षा कैसे होती है। अब देखिए अब एक मानसून बचा तीसरा वाला, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि तीसरा वाला दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा केवल 3% होती है और यह ठंडियों के दिनों में होती है। तो यह कैसे होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब तक हमने समझा कि 80% वर्षा यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से हो गई और लौटते मानसून से 70% वर्षा हमने अभी आज करा दिया। अब 3% वर्षा कराना है हम लोग को पश्चिमी विक्षोभ से। तो समझिए पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा पूरे वर्ल्ड का मैप, और वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर, और इधर चलती हैं बहुत ही जेट हवाएं। ठीक है, अटलांटिक महासागर में एक हवा चलती है, उस हवा को हम लोग कहते हैं जेट हवा
यानी कि बहुत तेज़ी से हवा चलती है। देखिए यहाँ से जेट स्ट्रीम इधर से अटलांटिक वाले महासागर से चलती है जेट स्ट्रीम ठंडी के दिनों में। अब यह जेट स्ट्रीम जैसे ही आती है भूमध्य सागर के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर आने के साथ यह भूमध्य सागर से जल उठा लेती है और जल उठाने के बाद आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है जहाँ जहाँ इसे पहाड़ मिलेगा टकरा करके वर्षा कर देगी। देखिए यहाँ पर एक पर्वत मिलेगा हिंदू कुश पर्वत और यह हिमालय, यानी कि हिमालय का विभाग है हिंदू कुश पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत से टकरा करके वर्षा कर देती है। और लेकिन इसके जो पीछे वाला क्षेत्र यानी कि भारत में जो बचेगा उसे वो आ जाएगा वृष्टि छाया वाले क्षेत्र में। वृष्टि छाया वाले क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, हमने बताया था ना 20% 80%। तो 20% वर्षा होती है वृष्टि छाया वाले क्षेत्र में। तो अपना भारत का क्षेत्र जो ऊपर वाला पड़ जाएगा इसे हम लोग कहते हैं वृष्टि छाया वाले क्षेत्र में, इसीलिए बहुत कम वर्षा होती है ठंडी के दिनों में। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए, इधर से आया मानसून, मानसून आने के साथ इस वाले पर्वत में टकरा गया। यह पर्वत कौन सा है? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करता है और यह हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमालय का ही भाग है हिंदू कुश पर्वत। अब देखिए मानसून इधर से आया, अब यहाँ पर टकरा जाएगा और टकराने के साथ इस वाले एरिए में वर्षा बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन हमने बताया ना वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, तो कुछ भाग इसके ऊपर से टकरा करके प्रवेश कर जाता है भारत में। और जब भारत में प्रवेश कर जाएगा तो भारत का ऊपरी वाला जो भाग है यानी कि उत्तराखंड हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा, मुख्य रूप से पंजाब में, तो यहाँ पर वर्षा एकदम धीरे धीरे होती है, मध्यम मध्यम बूंदा बूंद, हम रिमझिम वर्षा हम लोग कहते हैं रिमझिम वर्षा। तो यहाँ पर वृष्टि छाया वाले क्षेत्र में पड़ने के कारण यहाँ पर वर्षा धीरे धीरे होती है क्योंकि यह भाग वृष्टि वाले क्षेत्र में पड़ता है। और इस वाली घटना को हम लोग कहते हैं पश्चिम विक्षोभ, यानी कि पश्चिम से आ रहा है या मानसून पश्चिम से आ रहा है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं पश्चिम विक्षोभ और यह ठंडी के दिन में होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ कराता है? पंजाब में। पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा वर्षा हरियाणा में। ठीक है, पंजाब हरियाणा, फिर उसके बाद यूपी में भी पहुँच जाता है वर्षा, यूपी में कराता है, फिर इधर बिहार में। ठीक है, तो पश्चिम विक्षोभ से वर्षा कहाँ कहाँ होती है? देखिए इस वाले मैप में समझिए, देखिए इधर से वर्षा आया और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कराया, लेकिन यह भारत के क्षेत्र में भी प्रवेश करता है। जैसे पंजाब में वर्षा करा देता है और उस समय पंजाब में ठंडी के महीने में आता है और उस समय उत्तर भारत में गेहूं की फसल बोई रहती है। गेहूं हो गया, चना उन्ना वगैरह, चना तो ठंडी में, हाँ ठीक है, गेहूं चना की फसल रहती है और उस फसल को हम लोग कहते हैं रबी की फसल। और उस समय पंजाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में बोया जाता है रबी की फसल, हालांकि पूरे उत्तर भारत में इस साइड में बोया जाता है। और जब यह पश्चिम विक्षोभ का वर्षा आता है तो यह वर्षा गेहूं के लिए टानिक का काम करता है, इसीलिए इस वर्षा को टानिक वर्षा भी कहते हैं। क्योंकि देखिए गेहूं का जो फसल होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, केवल 1-2 बार दो गेहूं पार। और यहाँ जो पंजाब वाले किसान हैं यह लोग तो एक बार भी पानी नहीं देते हैं क्योंकि पश्चिम विक्षोभ का वर्षा इन लोगों को मिल जाता है और यह वर्षा भी एकदम धीरे धीरे बरसता है, एकदम सोने की तरह यहाँ पर काम करता है। इसीलिए पंजाब में इसे टानिक वर्षा भी कहते हैं। तो पंजाब के किसान इसीलिए खुशहाल रहते हैं क्योंकि पंजाब में जैसा मौसम चाहिए वैसा मौसम यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर बारिश बहुत आसानी से उपलब्ध मतलब होती है, धीरे धीरे होती है और इन लोगों को पानी देना नहीं पड़ता है और फसल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसीलिए पंजाब के किसान खुशहाल रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, ठीक है, हष्ट पुष्ट रहते हैं। और यह वर्षा धीरे धीरे उत्तर भारत वाले क्षेत्र यानी कि यूपी बिहार में भी वर्षा होती है और यूपी बिहार में भी काफ़ी फसल जो होती है रबी की फसल बढ़िया होती है स्थानिक वर्षा के कारण। ठीक है, तो 3% वर्षा इसी से होती है, दक्षिण पश्चिम विक्षोभ से। अब तो समझ में आ गया होगा कि पश्चिम विक्षोभ क्या है। देखिए अभी रुकिए नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए यह जो वर्षा आती है तो देखिए यह वाला जो हिंदू कुश पर्वत का अगला वाला हिस्सा है यह ऊंचा है, पीछे वाला जो भाग है यह थोड़ा नीचा है। तो वर्षा कभी कभी आती है तो अपने रास्ते से बहक जाती है। मानसून जब अपने रास्ते से बहक जाता है तो यह अरावली क्षेत्र, अरावली कर हिंदू कुश वाला जो पर्वत है इसके पीछे वाले भाग में आता है और वर्षा करा देता है राजस्थान क्षेत्र में। और राजस्थान में हमने बताया कि राजस्थान में यहाँ पर एक कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत यह राजस्थान में है और यहाँ पर है। यह जब वर्षा आती है, जब कभी वर्षा थोड़ी बहक जाती है तो यह राजस्थान में भी प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है तो देखिए यहाँ पर राजस्थान को फ़ायदा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो अरावली है, अरावली पर्वत है, यह इसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री यानी कि समानांतर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर अरावली क्षेत्र से टकरा करके यहाँ पर वर्षा हो जाती है राजस्थान में। तो राजस्थान में वर्षा हो जाती है और
राजस्थान तो मरुस्थल वाला क्षेत्र है और राजस्थान में कभी कभार वर्षा हो जाती है, और यह जो वर्षा होती है राजस्थान में, इसे हम लोग मावट वर्षा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, मावट वर्षा। जो पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में वर्षा होती है इसे हम लोग मावट वर्षा कहते हैं। ये कभी कभी होती है, और इसीलिए राजस्थान वाले क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। इसीलिए यह दुनिया का एकमात्र मरुस्थल है जहाँ की मरुस्थल होने के बावजूद भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। कहाँ पर, राजस्थान के थार मरुस्थल में। क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो वर्षा ही जीवन का आधार है। जहाँ वर्षा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वहाँ लोग रहेंगे काहे के। तो यहाँ पर थार का मरुस्थल है और यहाँ पर कभी कभार वर्षा हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर मतलब मरुस्थल में मनुष्य यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। कहाँ पर, राजस्थान में, राजस्थान के थार मरुस्थल में। और इस प्रकार से हमने समझ लिया पूरी तरीके से पश्चिम विक्षोभ से वर्षा केवल 3% होती है। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, पश्चिम विक्षोभ। तो पश्चिम विक्षोभ हमने बताया, देखिए यहाँ पर भूमध्य सागर है, पश्चिमी से जेट हवाएं चलती हैं, हवाएं अपने जल उठा लेती हैं, और यहाँ पर है हिंदू कुश पर्वत से आकर टकराती है, और यही वर्षा आ जाती है। कुछ वर्षा मतलब बहक कर आ जाती है भारत में। तो भारत में आने के साथ बंगाल, यहाँ पर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश में वर्षा कराती है। और यह वर्षा बहुत ही धीरे धीरे होती है। मतलब धीरे धीरे क्या होती है जो कि गेहूं के फसल यानी कि रबी के फसल के लिए टॉनिक का काम करती है। और इसको हमने पूरी तरीके से समझा दिया। ठीक है, कि पंजाब में क्यों वर्षा होती है, हरियाणा में और यूपी में। और देखिए कुछ भाग जो भाग करके आ जाता है, यहाँ पर पड़ता है अरावली पर्वत। तो कुछ वर्षा अगर नीचे वाले भाग से आया तो राजस्थान में भी वर्षा करा देता है। राजस्थान के थार के मरुस्थल में एक बार तो ऐसा हुआ था कि सन 2003-4 के में राजस्थान में बाढ़ आ गई थी, इतनी ज़्यादा वर्षा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर थार का मरुस्थल है। तो थार के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा व्यक्ति लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार वर्षा भी हो जाती है अरावली पर्वत से टकरा करके। देखिए अरावली पर्वत जो दक्षिण पश्चिम मानसून से जब वर्षा आ रही थी तो यहाँ पर बेचारे में वर्षा नहीं हो पा रही थी, समानांतर पड़ जा रहा था। लेकिन इसको फ़ायदा यहाँ से हुआ कि यह वाली जो वर्षा आई इससे टकरा गई तो राजस्थान में बारिश भी कर देती है, और इस बारिश को हम लोग मावट वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भारत में जितने भी मानसून थे, मतलब भारत में वर्षा कितने प्रकार के मानसून से होती है, यह सभी हमने पढ़ करके आज ख़त्म कर दिया। उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आया होगा। ठीक है, अरबी भाषा का यह शब्द है मानसून, और पूरा हमने टोटल पढ़ा दिया। भारत में वर्षा टोटल 3 प्रकार से होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी थी, 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से थी, और 17% वर्षा लौटते हुए मानसून से, और 3% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से। तो उम्मीद करते हैं कि यह मानसून वाला जो टॉपिक है आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब इसे भूलने की गुंजाइश तो नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।